नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि कोई भी इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इन्हें किस तरीके से इरेशनल प्रूफ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का होता ही है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसे समझने से पहले आपके पास एक थ्योरम है यहाँ पे 1.2 जो आपको दिख रहा होगा। ये 1.2 थ्योरम पे हम बात करते पहले इसे समझते हैं और इसी के मदद से, इसी की हेल्प लेके हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है तो पी को मान लिया मैंने, मान लो 5। ठीक है। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, ए को मैंने मान लो 10 मान लिया, क्योंकि ए के बारे में बात नहीं कर रहे कौन सा नंबर है। तो अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो ए का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर होगा 100। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर p मतलब जो 5 है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 10 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। तो यही थ्योरम है और इसी का हम यूज करके, इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि कोई भी प्राइम नंबर है उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए आपके पास है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखो यहाँ पे अगर आपके पास √5 है, चाहे √2 आ रहा है, चाहे √3 आ रहा है, ऐसा कोई भी नंबर आ रहा है, √7 आ रहा है, तो करने का तरीका सबका लगभग सेम होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जैसा आपको मैं बता रहा हूँ। लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, मैंने ले लिया लेट √5 इज रेशनल नंबर। ए एंड बी, या ए और बी की जगह मैंने पी और क्यू ले लिया। देखो आपके लिए समझने के लिए आसानी होगी। P and Q are two positive integers such that Q does not equal to 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। और आपको एक चीज और लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये हुआ कि P और Q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसका मतलब है P और Q सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैंने P और Q को कोप्राइम माना हुआ है, और अगर ये P और Q दो पॉजिटिव नंबर हैं, 5 अगर इरेशनल है, 5 अगर हमें 5 को मैंने √5 को रेशनल नंबर माना हुआ है, तो जो √5 होगा उसे हम P अपॉन Q लिख सकते हैं, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 5 की 1 से होगी तो p की 1 से होगी तो p इज इक्वल टू √5 की q से होगी तो q√5। फिर आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू q√5 का स्क्वायर। ठीक है इतना। उसके बाद आगे p का स्क्वायर हुआ p स्क्वायर, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5। √5 का स्क्वायर कैसे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 5, और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर। समझ गए आप। अब अगर मैं 5 को इधर ले आऊं तो आप ऐसा करोगे, p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे वही थ्योरम आ गई जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। आप लिखोगे इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so p is also divisible by 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हमने p की जगह लिख दिया, पुट p इज इक्वल टू 5r। 5r क्यों, देखो क्योंकि हमने √5 को प्रूव कर रहे हैं, तो p की जगह 5r रखा जाएगा। अगर माना यहाँ 3 होता, √3 होता, तो आप p की जगह 3r रखते, तो p को पुट p इक्वल टू
5 आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखिए पी स्क्वायर अपॉन 5 है, तो मतलब ये हुआ पी की जगह 5 आर स्क्वायर 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 आर स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इससे कट जाएगा 5 टाइम, तो ये आएगा 5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। सिंपल है। अब यहाँ भी हमें सेम चीज लिखनी है, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 so q is also divisible by 5, बट हमने पहले ही लिखा हुआ है p एंड q आर को प्राइम। स्टार्टिंग में लिखा था कि p और q क्या है को प्राइम। इट मीन्स आवर assumption is wrong, मतलब जो हमने माना हुआ है वो गलत है। सो √5 इज इरेशनल। समझ पाए आप? इस बहुत आसान है, आपको लैंग्वेज सारी यही रखनी है। बस अगर 5 होगा तो 5 √5 होगा तो 5 रखना, √3 होगा तो 3 रखना, √2 होगा तो 2 रखना। ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन इसके पास आते हैं, इसमें आते हैं प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। एक तो सिर्फ एक रूट के अंदर अगर है वो इरेशनल प्रूफ करने, तो आप जिससे जो हमने अभी करा बिल्कुल वैसा करोगे। और अगर कोई ऐसा है रूट के साथ कोई और वैल्यूज भी है, जैसे 3 है 2 है, तो उसे कैसे करना देखिए। यहाँ भी सेम हम करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर p एंड q आर two positive integers such that q does not equal to 0। और आप लिखोगे p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है को प्राइम है। अब उसके बाद अगर ये रेशनल नंबर है तो आप 3 + 2√5 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा आपने। अब आपको यहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं जो रेशनल नंबर है उन सबको आप राइट साइड करिए, यहाँ पे सिर्फ √5 को रहने दीजिए। तो जब मैं 2√5 3 को राइट साइड करूंगा तो ये आएगा p अपॉन q -3 होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 2√5 इज इक्वल टू p माइनस q के 3 से मल्टीप्लाई तो 3q अपॉन में q। इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आपको दिखेगा √5 ऐसी है और 2 अपॉन में आ जाएगा तो p -3q अपॉन में 2q। आप लिखोगे सिंस p 3q एंड 2q आर रेशनल नंबर, √5 is irrational। One rational number cannot equal to one irrational number। So 3 + 2√5 is irrational। आगे आपके पास प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे ही पहला वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको मैं हिंट देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए इसे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। जैसे 1/√2 है, इसे आपने लिखा p अपॉन q। ठीक है।
अब आप क्या करोगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्यू इज इक्वल टू p√2, बस दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे और फिर इसके आगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे जैसा आपने √5 वाला किया हुआ है। और जो सेकंड और थर्ड है ये बिल्कुल वैसे ही करना जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ से 7 को राइट साइड भेज दोगे और फिर लिखोगे एक रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे आप 6 को राइट साइड भेज दोगे और यहाँ भी आप सेम लिखोगे एक रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पिछले सालों एग्जाम में पूछे गए हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो उस पर बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p की वैल्यू दी है, p इज इक्वल टू लिखा हुआ है ab² और q इज इक्वल टू लिखा हुआ है a³b। आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम किस तरीके से निकलेगा p और q का, देखिए एलसीएम का बड़ा सिंपल तरीका है, जो इसमें इन दोनों में मैक्सिमम पावर होगा किसी भी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे a है यहाँ भी a है, तो यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 3 है, तो आप लिखोगे a की पावर 3। और ऐसे ही यहाँ b की पावर 2 है और यहाँ b है तो b की पावर 2। मतलब जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो दोनों जगह आप ये चेक करो कि सबसे बड़ी पावर a की क्या है और b की क्या है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे आपके पास है a बराबर दिया हुआ है x³ y² और b इक्वल टू दिया हुआ है xy³। आपको HCF निकालना है a और b का। तो अगर मैं HCF निकालूं तो ये क्या होगा, जो इनमें जो मिनिमम पावर होगी वो HCF होता है। देखो HCF में मिनिमम पावर ली जाती है और LCM में मैक्सिमम पावर ली जाती है। तो x³ और x में मिनिमम क्या है x, और y² और y³ में मिनिमम क्या है y², तो यही इसका आंसर होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, चाहे आपको एलसीएम निकालना है चाहे आप एचसीएफ निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23। लिख लो जो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 23 है और उनका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 1449। लिखा हुआ है इफ वन नंबर, एक नंबर दिया हुआ है जो कि मैंने 161 माना हुआ है, दिया हुआ ऑलरेडी। आपको सेकंड नंबर निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, हम लिखेंगे वी नो दैट a इंटू बी होता है एलसीएम इंटू HCF। तो a दिया हुआ है 161 इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम में 1449 और HCF है 23। तो अगर मैं b यहाँ से निकालूं तो ये आएगा 1449 इंटू 23 अपॉन में 161। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इससे घटेगा 9 टाइम, 9 1 9 और 69 144। तो आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी 23 से, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 प्लस 2 20। तो ये होगा आपका जो सेकंड नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है वो होता है एलसीएम इंटू HCF। अगला दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट। देखिए अगर कभी भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो आप HCF निकालते हो, याद रखना। और अगर आपको मिनिमम कोई नंबर निकालना हो तो आप LCM निकालते हो। आपके पास नंबर दिया हुआ है एक 70 है और एक दिया हुआ है 125। अब ये बोल रहे हैं लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है ताकि जब हम इसे और इसे उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आए 5 आए। तो आपको क्या करना है इसकी, इसमें एक में 5 आई और एक में 8 आई। तो कभी भी अगर रिमाइंडर आ रहा बच रहा हो जिस नंबर से हमें इसे डिवाइड करने हैं और लार्जेस्ट हो तो आप इन्हें माइनस कर दो। यहाँ रिमाइंडर 5 बच रहा तो 5 माइनस करो और यहाँ 8 बच रहा तो 8 माइनस करो, तो ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 117। अब क्योंकि आपको लार्जेस्ट निकालना है तो आपको इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आएगा 5 इंटू 13, 13 5 जो 65
और इसके आएगी 3 इंटू 30, क्योंकि 39 जो होता है 117। अब क्योंकि आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF, तो HCF इन दोनों का क्या आ रहा है, जो दोनों जगह कॉमन होगा, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 इसका आंसर आएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आगे आपके पास है इफ द HCF ऑफ दिस वन एंड दिस वन, मतलब एक दिया हुआ हमारे पास 65 मान लिया हमने और बी दिया हुआ है 117, ठीक है। इसके HCF को हम इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें, लिखें, तो हमें n की वैल्यू निकालनी, बड़ा सिंपल है। अगर मैं इसका HCF निकालूं, पहले इन दोनों का HCF निकाल लो, तो ये आएगा, अभी अभी किया हमने इसका, और इसका आएगा 3 इंटू 13। तो जो HCF आया वो आया इन दोनों का 13। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो HCF आएगा उसे इस फॉर्म में लिखना, मतलब आप लिखोगे सिंस जो 6m माइनस 117 है वो किसके बराबर, 65, सॉरी 65 है, जो 65m माइनस 117 है वो है HCF, मतलब 13 के बराबर। तो यहाँ से 65m की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 13 प्लस 117, तो 65m की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 130। अगर मैं इसे ऐड करूं इन दोनों को, तो जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 130 अपॉन में 65, और अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब जो m आया वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला आपके पास है 3 bells toll together at interval 9, 12 and 15 मिनट रिस्पेक्टिवली, मतलब इतने इतने के डिफरेंस में 3 बेल टोल होती है। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ टोल हो रही है तो आपको बताना है आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, मतलब वो कितने टाइम बाद दोबारा से टोल होगी। तो पहला नंबर आपके पास 9, दूसरा है 12 और तीसरा है 15। आपको बस ध्यान ये रखना है कभी भी बेल वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम होता है, चाहे वो रेस वाला क्वेश्चन आए, चाहे वो बेल वाला क्वेश्चन आए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है या अगर क्वेश्चन में मिनिमम लिखा हो तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। तो 9 का आएगा 3 इंटू 3, 12 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का आएगा 3 इंटू 5। अब क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आएगा इनका, देखो जो कॉमन आ रहा है, एक तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है, बाकी आ रहा कुछ नहीं आ रहा, तो सारा लिखा जाएगा। तो 3 भी लिखा जाएगा, ये वाला 2 भी लिखा जाएगा, ये वाला 2 भी लिखा जाएगा और ये वाला 5 भी लिखा जाएगा। तो आंसर आएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90 और 90 2 जा 180, 180 मिनट आ रहा है। 180 मिनट का मतलब हो गया 3 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब है वो दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स। तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसे इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी नंबर ऑफ एजुकेटर्स इन मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं मैथ्स के वो हैं 60। आगे लिखा हुआ है साइंस, साइंस के हैं 84 और सोशल साइंस के हैं 108, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, मतलब इन्हें रहने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल आर देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इन्हें रहने के लिए अगर हर एक रूम में
सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो जो बैठे हैं, वो एक ही सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट के हैं। तो देखो यहाँ पे क्योंकि इसने लिखा तो मिनिमम है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ रूम्स जितने भी होंगे उनमें आपको मैक्सिमम जो एजुकेटर हैं वो भरने हैं। तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ एजुकेटर्स को मैक्सिमाइज करना है रूम के अंदर, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए इसके फैक्टर होंगे, पहले तो ये होगा 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ऐसे 2 से डिवाइड करूँ तो 42, फिर 2 से करूँ 21, फिर 3 और फिर 7। और ऐसे अगर 108 को करूँ 2 से 54, फिर 2 से करूँ 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ गई? एचसीएफ निकालना तो जो कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक तो 2 आ रहा है और ये वाला 2 भी आ रहा है और ये वाला 3 भी आ रहा है। तो जो टोटल आपके पास आ रहा है एचसीएफ वो आ रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12। इट मीन्स जो नंबर ऑफ रूम कितने हैं, 12 हैं। अब देखिए नंबर ऑफ रूम तो अगर 12 हैं तो टोटल अगर 60 मैथ्स के टीचर हैं तो 12 रूम में 60 मैथ्स के टीचर, तो मैथ्स के कितने टीचर 12 रूम में आ जाएंगे, तो आपको लिखना है 60 को आप डिवाइड करोगे 12 से, कितना रूम रिक्वायर्ड होंगे, 5 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे इनके लिए। ऐसे ही अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का 84 अपॉन 12, तो इससे कट जाएगा, मतलब 7 रूम इन्हें चाहिए होंगे एजुकेटर्स के लिए। और ऐसे ही 108 जो एसएसटी वाले हैं, तो 108 को डिवाइड कर लो 12 से, तो 9 रूम इन्हें चाहिए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रूम, तो आप लिखोगे 5 प्लस, यहाँ आएगा 5 प्लस 7 प्लस 9, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो 9 प्लस 7 16 प्लस 1 21 रूम रिक्वायर्ड होंगे सबके रहने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाना क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने इस चैप्टर से किए हुए हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप एक बार और देखिए और ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।